गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफ़ी अच्छा वेटेज इसका नीट में, तो हम इस चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो फर्स्ट हेडिंग जो है हमारा ये है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारा पेल्विस रीजन, जो हमारा नीचे का रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इस ये इंक्लूड करता है हमारे पेयर ऑफ टेस्टीज को अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स जो होती है, ग्लैंड्स जो होती है जैसे सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वगैरह वगैरह, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उस जैसे मेल्स में हो जाता है पेनिस और फीमेल्स में हो जाता है हमारा वल्वा, ये सब। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो एक स्क्रोटम जो होता है ये एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं। जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके आउटसाइड हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है टेस्टिस स्क्रोटम नाम के पाउच में। और ये स्क्रोटम जो है ये हेल्प करता है इसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देने में। जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ये टेस्टिस को, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length with a length of about 4 to 5 सेंटीमीटर एंड a width of about 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये हमें इसके डायमेंशंस दे रखे हैं कि टेस्टिस जो है ये ओवल शेप की होती है, तो इसकी लेंथ जो होती है ये 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, और विथ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की विथ होती है। टेस्टिस जो है ये डेंस कवरिंग से कनेक्टेड कवर्ड होती है, और हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिन्हें हम बोलते ही होते हैं। तो 250 कंपार्टमेंट्स यानी कि चैम्बर, 250 चैम्बर होते हैं ईच टेस्टिस के अंदर। इनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और ईच लोब्यूल 250 लोब्यूल होते हैं, उनमें से ईच लोब्यूल में 1 to 3 सेमाइनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के प्रेजेंट होती है, जो कि जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होती है हमारी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक टेस्टिस है, इसमें इस तरह से कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स। यहाँ ज़्यादा शो नहीं कर रहा, मैं समझ जाना। यहाँ से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ये, इसके इनसाइड क्या होता है, हमारा मेल जर्म सेल्स होती है जो स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म्स बनाती है, मेल जर्म सेल्स, और सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic divisions finally leading to sperm formation। तो जो मेल जर्म सेल्स होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारी प्रेजेंट होती है, ये meiotic डिवीजन शो करती है और जिससे हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। विच वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, और जो जर्म सेल्स होती है हमारे मेल जर्म सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल्स, यानी कि एक तरह से उसका देखभाल का काम करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे हम नर्स सेल भी बोलते हैं। The regions outside the seminiferous tubule called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells। तो जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो हमारे मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है, जो हमारा स्पर्म फॉर्मेशन और मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, हमारी सर्टोली सेल्स। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो रीजन होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोलते हैं, जो जिसके अंदर हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। ये लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। टेस्टिस के जो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन में भी काम आता है और हार्मोन से बनाता है। तो फिर ये हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन्स के सिक्रीशन में भी काम करती है लेडिक सेल्स।
जिन्हें हम एंड्रोजन बोलते हैं, उन हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स बोलते हैं। और इनमें अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड जो रीजन होता है, इसमें हमारे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वास इफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। तो एसेसरी डक्ट में क्या आता है हमारे मेल के अंदर, तो जैसे कि ये आपको टेस्टिस का डायग्राम दिख रहा है, इसमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे पहले जो इसमें से निकलती है वो होती है रेटी टेस्टिस। फिर वो आगे जाके वासा इफरेंशिया में बनती है, वासा इफरेंशिया। और फिर उसके बाद वासा इफरेंशिया के बाद हमारा अगला पार्ट आता है एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस के बाद हमारा आता है वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस के बाद हमारा क्या आता है, वास डिफरेंस। तो ये हमारे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती है। एक तो होती है रेटी टेस्टिस, एक होती है वास इफरेंशिया, एक होती है एपिडिडाइमस, एक होती है वास डिफरेंस। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है टेस्टिस की, वो वासा इफरेंशिया में ओपन होती है थ्रू रेटी टेस्टिस में, दिख भी रहा है अपन को। इस अंदर अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, फिर इससे रेटी टेस्टिस निकलती है और वो आगे जाके फिर वासा इफरेंशिया में खुलती है। द वासा इफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस, और वासा इफरेंशिया एपिडिडाइमस में ओपन होती है। लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पर लोकेटेड होती है। एपिडिडाइमस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो एपिडिडाइमस होता है वो आगे जाके वास्ट डिफरेंस में खुलता है, जो कि असेंडिंग पोजीशन में होती है हमारे एब्डोमेन के, और लूप यानी कि लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। एपिडिडाइमस, सॉरी, वास्ट डिफरेंस। It receives a duct from seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct। तो ये जो हमारी वास्ट डिफरेंस होती है, ये वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेजाइकल, ये दोनों मिलके यूरेथ्रा में ओपन होती है और एक इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि ये हमारी यहाँ पे सेमाइनल वेजाइकल है, ये हमारी वास्ट डिफरेंस है, ये हमारी दोनों मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि ये एक तरह से ये सेमाइनल वेजाइकल है, और एक तरफ से अपनी वास्ट डिफरेंस भी आ रही है, और ये दोनों मिलके इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है इस तरह से। तो वास्ट डिफरेंस एंड, कहाँ थे हम, वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेजाइकल जो है वो दोनों यूरेथ्रा में ओपन होती है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये डक्ट जो होती है स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, बॉडी के आउटसाइड तक थ्रू यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथर मीटस। तो ये जो है हमारी ये यूरेथ्रा होती है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग, ये जो आगे आगे का पार्ट होता है यूरिथ्रल मीटस होता है, इसके थ्रू ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी हमारा ओपन होती है। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब जो स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है, स्पर्म्स का रिलीज जो होता है, बट उसमें हेल्प करती है। ये पेनिस जो होती है मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और ये स्पेशल टिश्यू से बनी हुई होती है जो जो कि हमारे पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं, ताकि वो इंसेमिनेशन आराम से हो पाए। The enlarged end of penis called the glans penis, glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin। तो जो enlarged end होता है पेनिस का, उसे हम ग्लांस पीनस बोलते हैं। एक बल्जी पार्ट होता है ये, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये ग्लांस पीनस होता है, ये एक बल्जी पार्ट होता है फूला हुआ सा। और ये जो कवर होता है ये फोर स्किन से कवर होता है, फोर स्किन से। ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है हमारा फोर स्किन। अब जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती है, इसमें क्या क्या आता है हमारा, एक तो सेमाइनल वेजाइकल आती है जो कि वास्ट डिफरेंस के साथ इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। एक हमारी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड आती है, और एक हमारी
पेयर्ड बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड आती है, जो पेयर में होती है, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। Secretion of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. ये तीनों जो ग्लैंड्स सिक्रीशन करती है वो उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। These the secretions of bulbourethral glands also helps in the lubrication of penis. जो bulbourethral glands का सिक्रीशन होता है, bulbourethral gland का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। तो ये जो काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हमारा ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट्स यानी फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, वॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और वॉर्म को, और इसका एक और नाम होता है हिस्ट्रा, यूट्रस का, और एक सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये इनके पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। These pairs of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड्स, ये सब हमारे, ये साफ सब इंटीग्रेट होके स्ट्रक्चरली फंक्शनली सपोर्ट करते हैं कुछ प्रोसेसेस को, जैसे कि ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हमारा होता है, जैसे ओवरी वगैरह ओव्यूलेशन में हेल्प करती है। फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमारा ओविडक्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। फिर होता है हमारा ये प्रेगनेंसी, हमारा ये वॉर्म के अंदर जो फीटस होता है वो 9 मंथ तक रहता है। और बर्थ, फिर बर्थ होता है हमारा थ्रू बर्थ कैनाल, जो सर्विक्स और वेजाइना मिलके बनाती है। और फिर चाइल्ड केयर वगैरह भी मेमोरी ग्लैंड से भी अपन, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क पिलाते हैं, तो ये सब चीजें आती है। Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete ovum and several steroid hormones, ovarian hormones. Ovaries है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं जो फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, और सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करती है, ओवेरियन हार्मोन जिन्हें हम बोलते हैं। ओवरीज जो है ये ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इस तरह से प्रेजेंट होती है। और ये आलमंड शेप्ड होती है हमारी, ये फीमेल्स की जो ओवरी होती है ये आलमंड शेप्ड होती है। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. जो ओवरी होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है और यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है बाय लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, उनसे कनेक्टेड होती है। ईच ओवरी है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ओवरी होती है वो थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है, जिस अभी जिसके अंदर ओवेरियन, ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। और ये ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, इसके दो जोन होते हैं, एक तो होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, और उसके दो जोन होते हैं, एक तो होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो आउटसाइड होता है, और जो इनर इनर साइड होता है वो होता है इनर मेडुला। अब द ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब जो होती है, यूट्रस जो होता है, वेजाइना जो होता है, ये फीमेल एसेसरी डक्ट होती है, क्योंकि मेन तो क्या होता है फीमेल में ओवरीज होती है, और ये एसेसरी डक्ट की तरह काम आती है अपनी फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना। ईच fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary of the uterus. जो ईच हर एक fallopian tube होती है, दो fallopian ट्यूब होती है, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ओवरी टू द यूट्रस, यूट्रस तक जाती है ये ओवरी से। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम। जैसे ये ओवरी है यहाँ पर इस डायग्राम में, ये आलमंड शेप्ड ओवरी होती है, इसके जो पास में जो पार्ट होता है फनल शेप्ड, इसे हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है इन्फंडिबुलम। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिए। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्फंडिबुलम में, जिसे हम ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो इन्हें हम फिम्ब्रिए बोलते हैं।
विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जैसे इसमें से ओवम निकलता है तो ये फिम्ब्रिया के थ्रू कैच होता है फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए, और फिर इन्फेंटिबुलम, फिर एम्पुला, फिर स्थिमस, ऐसे के पास होता है ये आगे। अब जो इन्फेंटिबुलम है ये लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओवरी कॉल्ड एम्पुला। इन्फेंटिबुलम आगे जाके एम्पुला में खुलता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज द नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का वो isthmus होता है, जो काफी नैरो ल्यूमेन यानी काफी पतले ल्यूमेन का होता है, और ये जो आगे जाके यूट्रस को ज्वाइन करता है। यूट्रस जो है इसको हम वर्म भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर शेप होता है हमारा यूट्रस। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल से कनेक्टेड रहता है। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। जो ये यूट्रस है ये वेजाइना में ओपन होता है थ्रू नैरो सर्विक्स। जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम थोड़ा ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। ये यूट्रस है, ये आगे जाके वेजाइना में खुलता है थ्रू सर्विक्स। ये बीच में कहीं सर्विक्स मान लो, इस तरह से। डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन समझ जाना, भावनाओं पे जाओ। It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal. जो cervix की cavity होती है cervical canal बोलते हैं, which along with vagina forms the birth canal. जो cervical canal है और vagina है, ये दोनों मिलके birth canal बनाती है। The wall of the uterus has 3 layers of tissue. जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस तो क्या होती है हमारी पेरीमेट्रियम। मिडल होती है हमारी, बीच में होती है स्मूथ, जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये स्मूथ मसल की बनी होती है ये। और इनर होती है हमारी ग्लैंडुलर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो फीमेल्स में ये 3 होती है। एक 3, ये यूट्रस हमारा 3 लेयर्स का टिश्यू होता है फीमेल्स में। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। जिसमें से पेरीमीट्रियम तो ये आउटर मोस्ट ऐसा होता है, मायोमीट्रियम ये बीच का होता है, और जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन्स से मिलके, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हमारे मायोमेट्रियम में होता है फीमेल्स के अंदर। और एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. The female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. तो अब हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस जो होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। में स्किन और प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड होता है। जो लेबिया मेजोरा होता है वो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। जो एक्सटेंड होता है मॉन्स प्यूबिस से और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, उसको सराउंड करता है। लेबिया माइनोरा जो होता है वो पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के अंदर जो लेबिया माइनोरा होता है, और द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है। जो वेजाइना जो होता है उसका जो ओपनिंग होती है वहां पर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जो क्लाइटोरिस होता है ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। हाइमन जो है ये इंटरकोर्स के दौरान कभी कभार टॉर्न हो जाती है, यानी कि फट जाती है ये मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्वाइटस तब होता है फीमेल में। However, it can also be broken by a sudden fault or jolt, insertion of vaginal temper, active participation in some sports like horseback riding, cycling। इन सब वजह से भी ये टॉर्न हो सकता है। अब functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structures breasts that contain glandular tissue and variable amount of fat। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है फीमेल मैमल्स का। मेमरी ग्लैंड्स जो होता है ये इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। तो मेमरी ग्लैंड के अंदर में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, इसमें 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। उनके अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है एल्व्यूलाई। ये एल्व्यूलाई जो होती है यही मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होती है। एल्व्यूलाई सिक्रीट्स मिल्क which is stored in the cavity lumens of alveoli। ये कैविटीज ऑफ एल्विलाई में प्रेजेंट
होता है ये मिल्क, स्टोर्ड होता है उसके अंदर। और एल्विलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। तो इसमें डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब। फिर वो 15 से 20 मेमोरी लोब में क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में मिल्क का सिक्रीशन होता है, फिर मिल्क का सिक्रेशन होता है, और उसके बाद फिर जो मिल्क होता है वो स्टोर होता है कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई में। कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई में मिल्क स्टोर होता है। फिर उसके बाद हमारा मतलब फीमेल्स में एल्वियोलाई जो है वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जैसे ये एक ट्यूब्यूल ऐसे जा रही है, मान लो एक ट्यूब्यूल ऐसे जा रही है, एक ट्यूब्यूल ऐसे जा रही है, तो इस तरह से ट्यूब्यूल जाती है और बहुत एक मेमोरी डक्ट में ओपन होती है। तो ये बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके मेमोरी डक्ट में ओपन होती है, और बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके एक वाइडर एम्पुला में ओपन होती है। ये एम्पुला, ये स्ट्रक्चर होता है एम्पुला, इसमें ओपन होती है। और एम्पुला आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है, कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से। और लैक्टिफेरस डक्ट में फिर निपल के थ्रू ये सक्ड करता है बेबी मिल्क को। अब आगे तो एक बार इसको फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारे मतलब फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। इनमें 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, जिनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स एल्विलाई प्रेजेंट होती है। फिर एल्विलाई जो होती है मिल्क का सिक्रीशन करती है, जो कि कैविटी ऑफ एल्विलाई में स्टोर होता है। फिर एल्विलाई आगे जाके काफ़ी ज़्यादा एल्विलाई आगे जाके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। फिर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती है। फिर मेमोरी डक्ट बनाने के बाद फिर मेमोरी डक्ट जो है वो मेमोरी एम्पुला में ओपन होता है। फिर एम्पुला जो होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहता है, जिससे मिल्क को सक किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स। तो मेल में टेस्टिस हमारे गैमेट्स बनाती है, और फीमेल में गैमेट्स जो है वो ओवरीज प्रोड्यूस करती है, ओवरीज बनाती है, sperm or ovum respectively, by process called gametogenesis. In testes, immature male germ cells spermatogonia produce sperms by spermatogenesis। तो स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। द स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो इनर इनसाइड प्रेजेंट होती है हमारी इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। हमने पहले ही बात करी थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स और हमारे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वो इनसाइड प्रेजेंट होती है इनके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। और ईच स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉयड होती है, और 46 क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम में। फिर स्पर्मेटोगोनिया, some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis। कुछ स्पर्मेटोगोनिया होती है जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ये मियोसिस करती है। और मियोसिस करने के बाद इनमें ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। तो 2n से n कंडीशन आ गई क्योंकि मियोसिस हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, फिर इसके अंदर मियोसिस होता है, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है, जिसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि वो हैप्लॉइड होती है। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करती है टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड्स। अब इसमें जो सबसे पहले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस होता है, और जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो माइटोसिस से सिमिलर सिमिलर होता है, यानी उसमें प्लॉइडी सेम रहती है। तो इसमें 23 क्रोमोसोम थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और अब उससे बनेंगे इस सेकेंड मियोसिस में स्पर्मेटिड, और उसमें भी 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे क्योंकि उसमें इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा होगा ये तो। अब स्पर्मेटिड आगे जाके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, जिन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे स्पर्मेटिड होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बनाते हैं। और आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स नर्व सेल्स होती है उसमें जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है। जैसे कि ये सर्टोली सेल है यहाँ पर, ये सर्टोली सेल में देखो स्पर्म्स का जो हेड है
वो इस तरह से एम्बेडेड हो जाता है, विच आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। और जो फिर ये जो इसमें एम्बेडेड हो जाती है सर्टोली सेल में, फिर ये फाइनली रिलीज हो जाती है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस नेम्ड एज स्पर्मिएशन। तो स्पर्म बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होती है तब स्पर्म्स, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है प्यूबर्टी में कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होते हैं, कुछ हार्मोन्स के, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के। और ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच that then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of the two gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। तो ये हमारे आगे जाके क्या बनाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। नाउ जो हमारा जीएनआरएच होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोफिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन होता है थ्रू सिक्रीशन होता है थ्रू पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एलएच होता है वो हमारा लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और सिंथेसिस स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन को, एंड्रोजन का सिक्रीशन और सिंथेसिस कराता है ये कौन? एलएच। और जो हमारा और इस एंड्रोजन का सिक्रेशन जैसे होता है तो ये एंड्रोजन क्या करते हैं? हमारे स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। और एफएसएच जो होता है हमारा दूसरा जो हार्मोन रिलीज हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो हमारे सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है हमारे सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स के सिक्रीशन में, जो कि हमारे स्पर्मियोजेनेसिस, जो हमारे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस में एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में ताकि वो स्टिमुलेट हो और स्पर्मियोजेनेसिस आराम से हो। अब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने जाते हैं। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हेड होता है, ये हेड है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है ये बीच का पार्ट, और टेल होती है इसकी पूंछ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म की जो पूरी बॉडी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome। तो जो स्पर्म हमारा होता है, स्पर्म हेड जो होता है, उसमें एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। क्योंकि स्पर्म जो है उसकी प्लॉइडी क्या थी? एन थी। तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे बस, 46 क्रोमोसोम तो होंगे नहीं। तो फिर उस वो क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर। और उसका एंटीरियर पोर्शन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्रोसोम। ये देखो ये न्यूक्लियस है पूरा, और ये एंटीरियर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। और ये एक्रोसोम जो होता है इसमें एंजाइम फिल्डेड होता है, ये एक्रोसोम में एंजाइम फिल्डेड होता है जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। जैसे कि स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने जाता है तो ये एंजाइम रिलीज होते हैं एक्रोसोम से, और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। जो मिडिल पीस होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और मूवमेंट के लिए टेल होती है स्पर्म के अंदर, जो कि फैसिलिटेट करती है स्पर्म मोटिलिटी को। मूवमेंट होगा तो मोटिलिटी आएगी, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए काफी एसेंशियल है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में यूट्रस से होकर फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म जाता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो उसके लिए मोटिलिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हमारे टेल प्रोवाइड करती है, स्पर्म टेल। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स फ्रॉम 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। तो जो ह्यूमन मेल होता है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। और 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़ होता है। तो उस तरह से ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार में निकलते हैं एक सिंगल इजैकुलेशन से। उनमें से जो 60% स्पर्म्स होते हैं उनका नॉर्मल शेप और साइज होता है, और कुछ 40% होते हैं जो एक्स्ट्रा विगरस मोटिलिटी शो करते हैं। विगरस मोटिलिटी यानी कि ज्यादा मोटिलिटी शो करते हैं, मोटिलिटी यानी मूवमेंट। The sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts
जो स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये एसेसरी डक्ट के थ्रू ट्रांसफर ट्रांसफर होता है। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हमारे ये टेस्टिस थी एक, उसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट थे, और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, उनमें से स्पर्म्स निकलती है, तो वो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होती है आउटसाइड द बॉडी। तो दो secretion of epididymis, vast difference, seminal vesicle, prostrate and are essential for maturation and motility of sperms। तो ये जैसे ये स्पर्म्स निकलती है बॉडी से, तो ये जो जाती है इसका पाथ पाथ जो होता है, तो ये जाती है एपिडिडाइमस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हैं। तो ये क्या करती है, ये सब चीजें अपना सिक्रीशन बनाती है। तो एपिडिडाइमस सिक्रीशन में हेल्प करती है, वास्ट डिफरेंस हेल्प करती है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब सिक्रीशन प्रोवाइड करती है, जो कि स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी में हेल्पफुल होता है। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है along with the sperms constitute the semen। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो स्पर्म्स स्पर्म्स के साथ ये दोनों मिलके सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसी बॉडी से जो स्पर्म्स निकलती है वो अकेले नहीं निकलती, वो सेमिनल प्लाज्मा को साथ लेके निकलती है। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो स्पर्म को एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, ये सेमाइनल प्ला, प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स जो होती है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, ये मिलके हमारा बनाती है सीमन। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स मिलके हमारा बनाती है सीमन। The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones androgens। The functions of male sex accessory ducts क्या होता है एंड ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, मेंटेन कराते हैं टेस्टिकुलर, रुको वेट वेट वेट, तो ये जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होती है इनके फंक्शन जो है ये मेंटेन होते हैं, मतलब कि ये मेंटेन होते हैं बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स के थ्रू। The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट, अब हमने मेल का पढ़ लिया पूरा, अब हम फीमेल का पढ़ने जा रहे हैं। तो फीमेल के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट होता है उसको, उस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। ओवम का फॉर्मेशन जो होता है उसको oogenesis बोलते हैं, which is markedly different from spermatogenesis। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage where a couple of billion gamete mother cells, oogonia, are formed within each fetal ovary. So more oogonia are formed and added after birth. These cells start division and enter prophase one of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes। तो आपको पता ही है, अपन ने सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा था कि कुछ प्राइमरी oocyte सेल्स होती है हमारे फीमेल में, जो कि डिप्लोटिन स्टेज में काफी कुछ महीनों या कुछ सालों तक अरेस्ट हो जाती है। जो प्राइमरी oocyte होती है ये, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी oocyte जो होती है वो बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड हो जाती है, तो उसे प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और एट प्यूबर्टी फीमेल में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचे हुए रहते हैं इन ईच ओवरी। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये सराउंडेड होते हैं बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये क्या होता है, प्राइमरी oocyte पे अगर प्राइमरी oocyte है मान लो ये कोई सेल, उस पे लेयर लगा दी हमने ग्रेनुलोसा सेल्स की, बहुत ज्यादा लेयर्स लगा दी काफी सारी, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके इसमें और मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और न्यू थीका की कवरिंग हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल ही आगे जाके सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल होती है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी टर्शरी फॉलिकल में, जो कि कैरेक्टराइज होता है बाय कैरेक्टराइज इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। अ थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो जो थीका लेयर होती है टर्शरी फॉलिकल में, एक तो होती है इनर लेयर और एक होती है आउटर लेयर। इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटरना और आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्सटर्ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ठीक है ये तो ठीक है।
फिर हमारा क्या होता है, ये जो टर्शरी फॉलिकल जो होता है हमारा, टर्शरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम कैविटी प्रेजेंट होती है, ये टर्शरी फॉलिकल में एक ये साइज में ग्रो करता है और कंप्लीट करता है इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जैसे इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है हमारा हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि मियोसिस हुआ है तो ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा, उस oocyte, नॉट स्पर्मेटोसाइट, oocyte, और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, ऐसी छोटी सी एक पोलर बॉडी होती है वो बनाता है। फिर आगे जाके ये टर्शरी फॉलिकल जो होता है ये मैच्योर होकर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, ये सेकेंडरी जो oocyte जो बना था टर्शरी फॉलिकल में रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण, तो ये सेकेंडरी oocyte में एक मेम्ब्रेन ऐड हो जाती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल में एक, इसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte होता है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जोना पेलुसिडा। जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है ये एक नाउ रप्चर हो जाता है, इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte ओवम निकल जाता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होता है, अपना ओवम निकल जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रोसेस। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें हमारा ये ओवरी का डायग्रामेटिक सेक्शन दे रखा है जिसमें ये ब्लड वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट है, और ये प्राइमरी फॉलिकल है। फिर ये आगे जाके टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें सेकेंडरी oocyte वगैरह से बनी, इसमें एंट्रम भी बनी हुई है, देखो ये एंट्रम है। फिर ये आगे जाके ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर ग्रेफियन फॉलिकल से हमारा ओवम निकल गया बाहर, ओवरी के बाहर। फिर इसके आगे क्या होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का सिक्रीशन करती है। अब आगे ये आप डायग्राम समझ सकते हैं, यहाँ पे ये ऊगोनिया थे, माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुए तो उसमें प्राइमरी oocyte बने, फिर प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बने। फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte हमारी ओवम, सेकेंडरी oocyte से हमारे ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो होता है। और हमने मेल का पढ़ाई था, इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर उसमें मियोसिस होता है, उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन माइटोसिस से सिमिलर होता है, उससे स्पर्मेटिड बनते हैं, और फिर उसमें डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स में, ये सब प्राइमेट में आते हैं, तो इनको जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिगिन होती है प्यूबर्टी पे तो उसे हम मेनार्के बोलते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। उसके बाद एक, इसे अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि एकदम तब मेनोपॉज होता है तो पॉज लग जाता है, फिर पॉज हो जाता है, आगे फिर हो नहीं पाता फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वो लास्ट होता है, और मेनार्के स्टार्टिंग के फेज को बोलते हैं। In human beings, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. तो ये साइकिल 28 दिन की होती है, इंटरवल की होती है, 28 दिन के इंटरवल की, सबको पता ही है। तो इसमें क्या होता है, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इस फिगर में दे रखे हैं अपन को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉलिकल बनता है, फिर वो मैच्योर रहता है, मैच्योर फॉलिकल, फिर उसमें से जैसे अपन का ग्रेफिन फॉलिकल था, फिर उससे अपन का ओवम निकलता है तो ओवुलेशन हो जाता है, फिर वो डेवलपिंग, फिर वो कॉर्पस ल्यूटेम बन जाता है ग्रेफिन फॉलिकल, और फिर ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटेम, फिर वो और ये छोटा होता रहता है, छोटा होता रहता है कॉर्पस ल्यूटेम हमारा, फीमेल का मतलब। तो इस तरह से ये होता है। साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले जो साइकिल स्टार्ट होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसमें, फेज के अंदर। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। हमने बोला था कि यूट्रस की 3 लेयर होती है, तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, उससे मेंस्ट्रुअल फ्लो बनता है, और ब्लड वेसल्स से, विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, और जो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है बॉडी से। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा मतलब कि ओवम फर्टिलाइज हो चुका है और कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह ये सब है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह बन रहा है, तो मतलब कि ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है कि मेंस्ट्रुएशन अगर एब्सेंट हो जाए तो।
However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, ये सब भी cause हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो menstrual phase is followed by the follicular phase। पहले होता है menstrual phase, 3 से 5 दिन का रहता है, उसमें menstrual flow निकलता है। फिर उसके बाद आता है follicular phase। उसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरी में वो ग्रो करते हैं टू फॉर्म फुल्ली टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो पहले सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनाते हैं। और फिर एंडोमेट्रियम, फिर एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू पॉलिफरेशन। और ये जब ये स्टेज चल रही होती है कि फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है, तो फिर जो पहले जो मेंस्ट्रुअल फ्लो निकला था उससे जो एंडोमेट्रियम शेड हुई थी, इसी दौरान क्या होता है वो प्रोलिफरेट करके एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन भी होता रहता है फॉलिकुलर फेज में। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormones। ये जो changes होते हैं ओवरी और यूट्रस में, ये इंड्यूस होते हैं बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स, इन हॉर्मोन्स की वजह से। जब तो the secretion of gonadotropins LH and FSH increases gradually during the follicular phase। तो follicular phase तब चलता है तो LH और FSH का जो secretion होता है वो gradually increase होता है, जिससे क्या होता है हमारा follicular development आगे बढ़ता है। और secretion of estrogen होता है by the growing follicle। जैसे प्राइमरी follicle है, ये आगे जाके हमारा टर्शरी follicle बनाएगा, जिसमें एक एंट्रम कैविटी भी प्रेजेंट होगी। फिर वो आगे जाके ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा इसी तरह से। तो ये क्या होते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल जो होते हैं ये ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी करते रहते हैं, अपने अंदर से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते रहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। अब बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक वैल्यू इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। तब साइकिल का मिडिल वैल्यू 14 डे के आसपास तब ये आता है। तो ये पीक वैल्यू पे आता है अपने ये एलएच और एफएसएच। तो उसमें क्या होता है रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज। जब मिडिल साइकिल जो होता है मतलब 14 दिन एकदम बीच में आता है, तो तब एलएच जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, उसका रैपिड सिक्रीशन होता है। उस उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। वो इंड्यूस करता है फिर हमारा रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। उससे हमारा ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है, और फिर उससे ओवम रिलीज होता है। और उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। फिर ओवुलेशन फॉलोड होता है बाय द ओवुलेटरी फेज जो होता है वो फॉलो होता है बाय ल्यूटियल फेज। मतलब फिर आगे आके हमारा ल्यूटियल फेज आता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो हमारा फिर ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग बचा कुचा पार्ट होता है टूटा फूटा, वो आगे जाके एक सिक्रेटरी बॉडी बन जाता है जिससे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल रहता है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होती है, इसी में ही जाके एम्ब्रियो अटैच होता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, और वहाँ उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। तब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, और इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का, और इससे मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। इससे फिर बाद में फिर न्यू साइकिल बनती है। फिर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 3 से 5 दिन का, फिर वो ऊपर जो अपने इवेंट पड़ते हैं वो सब दोबारा होते हैं। फिर फॉलिकुलर फेज आता है, फिर ल्यूटियल फेज आता है, ये सब होता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये सीज हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, जिससे हम क्या बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। पॉज लग जाता है मतलब बंद हो जाती है साइकिल। तो 50 ईयर्स ऑफ एज होती है तो फीमेल की, तब मेनोपॉज होना बंद हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि काफी मेहनत से वीडियो बनाई है और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। तो नाउ अगला टॉपिक देखते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग copulation coitus semen is released by the penis into the vagina insemination। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमारा कॉपुलेशन जो होता है इसमें, उसमें सीमेन जो है वो पेनिस से रिलीज होता है और वेजाइना में जाता है। इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन ही बोलते हैं। हमने ऊपर ही बात करी थी ये, पहले ही बात करी थी हमने अभी ये। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पलरी रीजन। जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं ये सर्विक्स से पास होते हैं और फिर यूट्रस में एंटर करते हैं, और फिर फाइनली ये एम्पुलरी रीजन जो होता है फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब में हमने पढ़े थे 3 रीजन होते हैं, एक तो होता है इनफंडिबुलम,
एक होता है एम्पुला, और एक होता है हमारा क्या होता है, एक इस्थेमस। तो एम्पुला में जो होता है वहां पे फेलोपियन ट्यूब जो होती है, एम्पुला रीजन होता है फेलोपियन ट्यूब में, वहां पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरीज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. Fertilization तभी होता है तब ovum and sperm दोनों दोनों साथ में simultaneously transport हुए ampullary region में, तो वहां पे fertilization हो जाता है। This is the reason why not all copulations led to fertilization and pregnancy. The process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड विद ओवम होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. ये and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. ये important लाइन है कि जैसे काफी सारी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलती है एक बार में, तो एक ही जाके ओवम से ओवम को फर्टिलाइज करती है, तो उसमें क्या होता है, ओवम जो होता है अपना जोना पेलुसिडा लेयर से कवर्ड रहता है। इस तरह से जोना पेलुसिडा लेयर होती है, ये जो ब्राउनिश लेयर आपको दिख रही है, ये जोना पेलुसिडा रहती है, और इससे कवर रहता है। जैसे ही एक स्पर्म आके जोना पेलुसिडा से टकराएगा, तो ये इंड्यूस करता है कि कोई दूसरा स्पर्म फिर आके अंदर एंट्री ना करे, बस ये यही एंट्री करे, तो ये एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida. हमने पढ़ा था कि जो एक्रोसोम होता है स्पर्म के हेड में, उसमें से एंजाइम निकलते हैं और वो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। फिर जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte जो होती है हमारी, जैसे ही हमारा जो स्पर्म है वो सेकेंडरी oocyte से टकराता है, और फिर जैसे ही वो टकराता है तो फिर वो अंदर जैसे ही जाता है तो वो सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीजन होता है, और वो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, और उसमें से क्या बनता है फिर अपना, एक तो सेकेंडरी पोलर बॉडी वो बनती है जो किसी काम की नहीं होती, और एक हमारा बनता है हैप्लॉइड ओवम, ऊटिड जिसे हम बोलते हैं, ओवम और ऊटिड, जो हमने पढ़ा था ऊपर। टॉपिक को कनेक्ट करना सीखो, देखो टॉपिक कनेक्ट करके पढ़ने में मजा ज्यादा आता है। Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. जो haploid nucleus होता है of the sperm and that of the ovum fuse together to form a zygote। फिर जो एक haploid है sperm और एक haploid है हमारा ovum, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, diploid zygote बनाते हैं। दो haploid मिलके एक diploid zygote बनाते हैं हमारा। तो उसमें क्या होता है, ये तो ऐसे ही दे रखा है नॉर्मल चीजें, कि 50% ऑफ स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम वाइल द अदर 50% कैरी द वाई, सबको पता ही है। तो 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% में वाई क्रोमोसोम होता है। जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं वो डॉटर का फॉर्मेशन करते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं वो मेल का फॉर्मेशन करते हैं। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज थ्रू द यूट्रस। तो ना आगे जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं जाइगोट में वो स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्लीवेज बोलते हैं। और ये क्लीवेज कब स्टार्ट होते हैं, तब isthmus से यूट्रस की तरफ जाइगोट जाता है, और फिर ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। तो उसमें पहले तो ये दो टू सेल्ड बनता है, फिर फोर, दो से चार, फिर चार से आठ, फिर आठ से 16 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिन्हें हम ब्लास्टोमेर्स भी बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स होता है उसको हम बोलते हैं मोरूला। जो 8 to 16 डॉटर सेल्स का जो होता है उसे हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड फॉर्म टू ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। फिर मोरूला जो होता है ये आगे कंटिन्यू डिवाइड करता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमेयर्स in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and inner group of mass cells attached to the trophoblast called the inner cell mass। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं हमारे। फिर ये 8 से 16 नंबर के जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, मतलब 8 से 16 नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स को के ग्रुप को हम बोलते हैं मोरूला। और ये मोरूला आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, और ये ब्लास्टोमेयर्स जो सेल्स होती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो दो दो में अरेंज होती है, इन एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में। दो सेल्स, दो तरह तरह की सेल होती है, एक तो होती है आउटर लेयर जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और एक होती है इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है ये अटैच होती है एंडोमेट्रियम से
ये एम्ब्रियो का अटैचमेंट कराती है ट्रोफोब्लास्ट सेल एंडोमेट्रियम से। एंड इनर सेल मास जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है एज द एम्ब्रियो, और ये फर्दर डिफरेंशिएट करती है इनर सेल मास जो होती है। तो ब्लास्टोमेर जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में, उसमें दो तरह की सेल्स होती है। तो होती है ट्रोफोब्लास्ट जो हमारे एंडोमेट्रियम में इसका अटैचमेंट कराने में काम आती है, और जो इनर सेल मास होता है वो आगे फर्दर डिफरेंशिएट होता रहता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे अटैच होता है ये यूट्रस से, तो ये यूट्रस की जो सेल्स होती है ये डिवाइड करती है रैपिडली, और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेती है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड। उससे क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेडेड रहता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नाउ प्लेसेंटा सॉरी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, तो एक तो हमारी होती है इनर सेल मास, और एक होती है हमारी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हमारी ब्लास्टोमेर सेल्स होती है, इन दो में डिवाइडेड होती है। दो तरह की सेल्स होती है। तो ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, फिर आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम कोरियोनिक विलाय बोलते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। Coronary villi or uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structure and functioning unit between developing embryo and feet maternal body called placenta। तो ये जो कोरियोनिक विलाई होती है और यूट्राइन टिश्यू होती है, ये दोनों मिलके इंटरडिजिटेड यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मिल जॉइंट होती है, और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाती है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा जो है उसका काम सबको पता ही है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा जो होती है ये कनेक्टेड होती है टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है, एम्ब्रियो और मैटरनल ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ना, इससे इससे होता है। तो प्लेसेंटा किससे बनी होती है, कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू के इंटरडिजिटेशन से। प्लेसेंटा जो होती है ये एक तरह का एंडोक्राइन टिश्यू होता है, और ये सेवरल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि एक तो होता है हमारा ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन एचसीजी हार्मोन। ये प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान भी काम में आता है ये हार्मोन। कि ठीक है, आप हायर क्लासेस पढ़ी लोगे ना तो। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, ये सब हार्मोन, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब प्लेसेंटा निकालती है, हमारे प्लेसेंटा में निकालती है हार्मोन्स को। ये एचसीजी एक तो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन एचसीजी हार्मोन, एक है एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, के नाम में प्लेसेंटा आ रहा है, तो ये प्लेसेंटा निकालती है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी हमारा प्लेसेंटा निकाल देती है। और प्रेगनेंसी के लेटर फेज में एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन। एक रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि सिक्रीट होता है बाय द ओवरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, कि रिलैक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे ये सब दे रखा है कि ये सब हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि फीटल ग्रोथ को और मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर को सपोर्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, मेंटेन एंड हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमिडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स। एम्ब्रियो जो होता है, इनर सेल मास क्या बनाता है, डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाता है। हमने बोला था ये इनर सेल मास आगे के डिफरेंशिएट होता है, तो ये एम्ब्रियो बनाता है जाके। फिर ये डिफरेंशिएट होता है आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म में। तो एक तो एक्टोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है। अब आपको पता ही है कि जो ह्यूमन बॉडी जिसे एक फीटस बनता है, तो पहले उसमें एपिडर्म, इसमें पहले एपिडर्मल टिश्यू बनता है। तो उसमें पहले एक्टोडर्म बनता है, फिर इनर में एंडोडर्म बनता है, और फिर उसके बाद बीच में मीजोडर्म बाद में बनता है। तो ये सब होता है इसमें। और ये एक इसमें ये बात भी एक याद रखने की है कि जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो में, ये कंटेन करता है कुछ स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन को बनाने में हेल्पफुल होती है, स्टेम सेल्स। अभी यहाँ पे दे रखा है कि प्रेगनेंसी जो होती है ह्यूमन में तो 9 मंथ की होती है, ह्यूमन फीमेल में। और बाय द एंड ऑफ, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हर्ट साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो जो फीटस होता है उसमें क्या होता है, जो 1 मंथ के बाद हर्ट का साउंड, हर्ट की पंपिंग का साउंड सुनाई देता है,
जो हार्ट बीट करता है उसका साउंड सुनाई देता है थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। फिर उसके बाद सेकंड मंथ में क्या होता है, फीटस के लिम्स और डिजिट्स जो उंगलियां वगैरह होती है और लिम्स हाथ पांव जो होते हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ 12th वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 महीने बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। तो फर्स्ट मंथ में क्या बनता है हमारा, हार्ट बनता है। सेकंड जो हमारा सेकेंड मंथ के बाद हमारा क्या बनता है, फीटस में लिम्स और डिजिट्स डेवलप होते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब डेवलप हो जाते हैं फीटस में। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो जो मूवमेंट ऑफ फीटस होता है और जो अपीयरेंस ऑफ हेयर्स, बालों का आना, ये सब 5th मंथ के ड्यूरेशन में होता है। 5th मंथ के ड्यूरेशन में बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स। तो 24 वीक्स मतलब कि एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 महीने बाद। तो 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 महीने का और थर्ड ट्राइमेस्टर भी 3 महीने का। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद यानी कि 6 महीने के बाद बॉडी पूरी फाइन हेयर्स आईलिड से कनेक्टेड कवर्ड हो जाती है और आईलिड्स होते हैं सेपरेट, आईलैशेस ये सब बन जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स तो पूरा फीटस हो जाता है, रेडी फॉर डिलीवरी हो जाता है कंप्लीट। तो फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, हार्ट बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और सेकंड मंथ में हमारे बनते हैं, डेवलप होते हैं लिम्स और डिजिट्स। और थर्ड मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी कि लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। और फिर ड्यूरिंग 5th मंथ हेयर अपीयर होने लग जाते हैं ऑन द हेड। और बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में पूरी बॉडी जो है वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है और आईलिड्स आईलैशेस ये सब बन जाते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। तो इस पीरियड को हम, जो 9 मंथ का पीरियड होता है, इसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। Vigorous contractions of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion delivery of the fetus। तो तब डिलीवरी के टाइम पे फीटस की कॉन्ट्रैक्शन, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इन द यूट्रस। और यूट्रस में कौन सी लेयर में होते हैं, मायोमेट्रियम में होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex। तो जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के, ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, जो कि हमारे इंड्यूस करती है माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। तो यही पार्चुरेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीजन होता है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन जो है ये इस काम कैसे करता है, ये यूट्राइन मसल पे एक्ट करता है और मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, विच स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। उससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन continues, resulting in stronger and stronger contractions. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, parturition। और इस तरह से हमारा पार्चुरेशन हो जाता है। अब आगे, the mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy। प्रेगनेंसी के एंड के दौरान जो मेमरी ग्लैंड है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum। जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं लैक्टेशन के, उसका जो मिल्क निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो आईजीए एंटीबॉडी से रिच होता है। इसमें आईजीए एंटीबॉडी अच्छी मात्रा में मिलती है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल में
चैनल से जुड़े रहिए ताकि और अच्छी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।